किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं और इनका नाम बताइएगा। नोबेल पुरस्कार विनर है शांति के क्षेत्र में, तो ये बताइएगा इनका इमेज देख करके। तो 50 किलोग्राम और 100 ग्राम इनका वजन बढ़ गया। 100 ग्राम वजन बढ़ने के कारण इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। ये कंप्लीट मुझे तो लग रहा है राजनीति से प्रेरित है, षड्यंत्र है, कहीं राजनीति या कुछ भी हो लेकिन षड्यंत्र है इनके साथ। क्योंकि जब ये पता है 53 किलोग्राम ये पार्टिसिपेट करती है रेगुलर कंटिन्यू, तो 53 किलोग्राम किसी और को भेजने की क्या ज़रूरत है। साजिश वहीं से शुरू हुई है। फिर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, अपने आप को कम करती है 50 किलोग्राम में। उसके बाद भी 100 किलोग्राम के कारण इनको अयोग्य घोषित किया। आप इस पर क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। पहला प्रश्न है जूलियन एफ्रेड। ये जूलियन एफ्रेड कौन है? तो ये सेंट लूसिया कंट्री की रहने वाली हैं। और सेंट लूसिया ये कंट्री कैरेबियन कंट्री है, अमेरिका के आसपास जो कैरेबियन कंट्री है, जो वेस्ट इंडीज जो क्षेत्र है जहाँ पड़ता है उसका, वहाँ की एक द्वीपीय कंट्री है। तो सेंट लूसिया के खिलाड़ी हैं ये जूलियन अल्फ्रेड। और 33वां ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक 2024 में महिला की 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। तो इस देश की पहली खिलाड़ी बन गई है गोल्ड मेडल जीतने वाली। सेंट लूसिया कंट्री की पहली खिलाड़ी बन गई है गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न था, पहली खिलाड़ी है इस देश की। सेंट लूसिया नाम भी थोड़ा यूनिक सा है, अलग सा है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो सेंट लूसिया कैरेबियन कंट्री है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आदि चुनचुनगिरी अभयारण्य और चुल्लानूर अभयारण्य। इन दोनों अभयारण्य को केंद्र सरकार द्वारा मोर अभयारण्य घोषित किया गया है। पीकॉक अभयारण्य, मोर अभयारण्य घोषित किया गया दोनों अभयारण्य को। तो पहला जो है आदि चुनचुनगिरी अभयारण्य, यह कर्नाटक में स्थित है। और दूसरा है चुल्लानूर अभयारण्य, यह केरल में स्थित है। दूसरा जो है यह केरल में स्थित है। कर्नाटक का और एक अभयारण्य है बांकापुरा अभयारण्य। बांकापुरा अभयारण्य यह भी पहले से ही घोषित है, मोर अभयारण्य। यह भी कर्नाटक का मोर अभयारण्य है, यानी पीकॉक अभयारण्य है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव। तो यह जो घोषणा की गई है केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु मंत्रालय द्वारा इसकी घोषणा की गई है। भूपेंद्र यादव इस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, इसे भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आशा करता हूं मैं ज़्यादा स्पीड नहीं हूं। चलिए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। हथकरघा दिवस हम लोग मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को। 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? और इस वर्ष 2024 में जो मनाया हम लोगों ने 10वां हथकरघा दिवस मनाया है। इसकी शुरुआत 2015 में होती है। 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। क्यों कर मनाते हैं, किसकी याद में मनाते हैं 7 अगस्त को? तो 7 अगस्त 1905 में, 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ब्रिटिश काल में 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसमें कि विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया था और स्वदेशी को अपनाने पर जोर दिया गया था। तो उसी की याद करते हुए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाते हैं। और 7 अगस्त को ही गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि भी मनाते हैं। 7 अगस्त को ही है, ये भी ध्यान रखिए। 7 अगस्त इनकी जो निधन हुआ था 7 अगस्त 1941 में हुआ था। 1941 में इनका निधन हुआ था। तो पुण्यतिथि भी है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये किसके लिए बना है? तो 1500 लोगों द्वारा एक साथ डमरू बजाने का रिकॉर्ड बना है। ये डमरू बजाने का रिकॉर्ड कहाँ बना है? तो उज्जैन महाकाल लोक में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में यह रिकॉर्ड बना है। यह उज्जैन महाकाल लोक के नाम हो गया गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड। 1500 लोगों द्वारा डमरू बजाने का। यह रिकॉर्ड पहले किसके नाम था? तो यह रिकॉर्ड पहले जो नाम था फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन न्यूयॉर्क के नाम था। इस समय 488 लोगों ने एक साथ डमरू बजाया था। इस एसोसिएशन के नाम था यह रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए उज्जैन महाकाल लोक ने 1500 लोगों का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, एक साथ डमरू बजाने का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला पहला राज्य कौन बना है? पहला राज्य बन गया हरियाणा। एमएसपी पर सभी फसलों को खरीदने वाला पहला राज्य बना है हरियाणा। इसने घोषणा कर दी है। तो एमएसपी जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्रोसेस, इसके अनुसार, इसके सिफारिश पर हर साल हर फसल सीजन में जो केंद्र सरकार एमएसपी जारी करती है, इसकी सिफारिश पर, इस डिपार्टमेंट की एसोसिएशन की सिफारिश पर प्रत्येक वर्ष हर फसल वर्ष जो होता है उस समय एमएसपी जारी करती है केंद्र सरकार। और यह कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत यह 1965 में इसकी घोषणा की गई थी। 1965 में यह डिपार्टमेंट को लागू किया गया था। तो 23 फसलों पर, कितने फसलों पर लागू करती है एमएसपी केंद्र सरकार? 23 फसलों पर। 23 फसलों पर केंद्र सरकार इसकी घोषणा करती है, एमएसपी लागू करती है। 7 तरह के अनाज हैं, 7 तरह के ग्रेन हैं, जिनमें कि 7 तरह के क्या है? अनाज हैं। धान, बाजरा, ज्वार, जौ, गेहूं, मक्का और रागी। और 5 तरह के दाल हैं, दालें 5 तरह के हैं जिन पर एमएसपी लागू होता है। चना, अरहर जिसे तुअर भी कहते हैं, उड़द, मूंग और मसूर। और 7 तरह के तिलहन हैं जिनसे कि तेल प्राप्त होता है, जिन दानों से। सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, निगर सीड, सूरजमुखी, तिल और कुसुम, ये 7 तरह के दाल होंगे। और 4 तरह के व्यावसायिक फसल हैं, कपास, कच्चा जूट, खोपरा और गन्ना। गन्ना को एफआरपी में भी रखा जाता है, क्योंकि गन्ना को एफआरपी में भी रखा जाता है, यानी कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, उचित और लाभकारी मूल्य। इसका फुल फॉर्म होता है एफआरपी का, इसे भी ध्यान रख लीजिएगा। एफआरपी का फुल फॉर्म होता है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, यानी कि उचित और लाभकारी मूल्य। इसके अंतर्गत गन्ना को रखा जाता है। तो गन्ना को इसके अंतर्गत भी रखा जाता है, इसे भी ध्यान रखना है। इसका फुल फॉर्म भी हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विनेस फोगाट। विनेस फोगाट जो 33वां ओलंपिक, जो 26 जुलाई से 11 अगस्त को समापन समारोह है, और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन होंगी? तो मनु भाकर होंगी ध्वजवाहक। 11 अगस्त को जो समापन समारोह होगा उसमें। तो 33वां ओलंपिक में विनेस फोगाट जो रेसलर हैं, भारतीय रेसलर, महिला रेसलर हैं, ये अयोग्य घोषित हो गया। फाइनल में खेलने से इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो प्रश्न बनता है कि किस कैटेगरी में, कितने वजन की कैटेगरी में इन्होंने भाग लिया था? 50 किलोग्राम की कैटेगरी में इस बार इन्होंने भाग लिया था, क्योंकि ये हमेशा रेगुलर 53 किलोग्राम की कैटेगरी में पार्टिसिपेट करते हैं, परंतु इस बार भारत की ओर से 53 किलोग्राम कैटेगरी में किसी और को पार्टिसिपेट करवाया गया है। तो इस प्रकार से जब अपने वजन को घटाते हुए इन्होंने 50 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। सेमीफाइनल जीतने के बाद, सेमीफाइनल इन्होंने जीत लिया था। सेमीफाइनल में इन्होंने दुनिया की 1 नंबर पहलवान को हराया था और इन्होंने सेमीफाइनल जीत लिया था। और फाइनल में ये पहुंच गई थी। फाइनल से 1 मेडल तो भारत को पक्का था, 1 मेडल तो मिलना ही था कुश्ती में, महिला कुश्ती में। परंतु फाइनल के पहले जब वजन इनका चेक किया गया, तो 100 ग्राम वजन जो ज़्यादा पाया गया, इसके कारण से इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया और ये फाइनल में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। यानी कि 50 किलोग्राम और 100 ग्राम इनका वजन बढ़ गया। 100 ग्राम वजन बढ़ने के कारण इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। ये कंप्लीट मुझे तो लग रहा है राजनीति से प्रेरित है, षड्यंत्र है, कहीं राजनीति या कुछ भी हो, लेकिन षड्यंत्र है इनके साथ। क्योंकि जब ये पता है 53 किलोग्राम ये पार्टिसिपेट करती है रेगुलर कंटिन्यू, तो 53 किलोग्राम किसी और को भेजने की क्या ज़रूरत है? साजिश वहीं से शुरू हुई है। फिर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, अपने आप को कम करती है 50 किलोग्राम में। उसके बाद भी 100 किलोग्राम के कारण इनको अयोग्य घोषित किया। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। तो याद रखिएगा, 50 किलोग्राम इन्होंने पार्टिसिपेट किया। प्रश्न बन सकता है कितने वजन से इनको अयोग्य घोषित किया गया? तो 100 ग्राम, मात्र 100 ग्राम के वजन से इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। फाइनल में ये नहीं खेल सकती हैं। हरियाणा से बिलोंग करती हैं। इनको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है 2016 में। 2016 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इन्होंने
2020 में प्राप्त किया है, मिल चुका है। पद्मश्री पुरस्कार 2022 में इनको मिल चुका है, 2022 में इनको मिल चुका है। समापन समारोह 11 अगस्त को है 33वां ओलंपिक का। यह 33वां ओलंपिक है और ओलंपिक के 5 छल्ले होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ा है। CTS, RTS, 40S, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। ये कौन है, ये एक बार कमेंट में बताइएगा। इनका चित्र मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये वर्तमान अब अंतरिम सरकार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं और इनका नाम बताइएगा। नोबेल पुरस्कार विनर है शांति के क्षेत्र में, तो ये बताइएगा इनका इमेज देख करके। तो 33वां ओलंपिक, तो अभी इसको समापन समारोह 11 अगस्त को हो जाएगा, पेरिस में समर ओलंपिक। तो अगला ओलंपिक कब है, इसकी कंप्लीट लिस्ट मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। ये 2024 का 33वां होगा, यहाँ पेरिस में समापन होगा 11 अगस्त को। 2026 में विंटर ओलंपिक होगा मिलान और कोर्टिना शहर में, इटली देश में। 2028 का समर ओलंपिक लॉस एंजल्स USA में आयोजित होगा। 2030 का विंटर ओलंपिक अल्प्स फ्रांस में आयोजित होगा। 2032 का समर ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। 2034 का विंटर ओलंपिक सॉल्ट लेक सिटी USA में आयोजित होगा। USA में इसका आयोजन होगा। ये कंप्लीट लिस्ट है, इसे भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।